एवरीवन वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एनसीईआरटी 9th की बुक के बारे में, और चैप्टर भी आपका 9 ही रहने वाला है। चैप्टर का नेम है बल तथा गति के नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छे से आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स में। अगर ये बल, ठीक है, तो बल अगर वर्ड आता है, पहला तो हमें पता रहना चाहिए कि बल क्या होता है। किसी भी चीज़ को बल लगाना, किसी भी चीज़ को, अगर चेयर है, अगर कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को एक साइड से दूसरी साइड करना, तो बल लगा के हम लोग उसको कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बल ही होता है, मतलब खींचने, धकेलने या फिर ठोकर लगाने की जो क्रिया होती है उसको हम बल बोलते हैं। अब बल भी दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। आखिर ये क्या होता है? मतलब कि जब किसी वस्तु पे एक से अधिक बल लगे और उन सभी पे बल का जो कुल मान हो वो शून्य हो, तो उस बल को हम लोग संतुलित बल बोलते हैं। ठीक, अब आता है आपका असंतुलित बल। तो असंतुलित बल मतलब जब किसी वस्तु पे एक से अधिक बार बल तो लग रहा है लेकिन उन सभी बलों का योग शून्य नहीं आ रहा है, तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल बोलते हैं। आपको पता है कि न्यूटन के अनुसार भी कुछ बल दिए गए हैं, कुछ नियम हैं इसके, जो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको दिए गए हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें कि न्यूटन ने गति के कुछ नियम दिए हैं, तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नियम के बारे में अगर हम बात करें तो आप कुछ डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में, और हायर की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर एजुकेशन थी उन लोगों के पास, तो एजुकेशन में भी इसके बारे में दिया हुआ है कि न्यूटन के नियम के बारे में। प्लस जो भी जनरल नॉलेज की बुक्स वगैरह होती हैं तो उसमें भी न्यूटन के बल के बारे में दिया गया होता है। मैंने आज से पहले काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आपको पता है कि इसके फर्स्ट बल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो वस्तु होती है ना, वो अपनी स्थिर अवस्था में या फिर सरल रेखा में एक समान गति करती है और एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है, तब तक ही बनी रहती है। और जो सभी वस्तुएं होती हैं ना, वो अपनी स्थिर अवस्था या फिर जो भी सरल रेखा से एक समान गति के क्या करती हैं? विरोध करने लगती हैं। आप देखेंगे कि वस्तु में क्या है? वस्तु के विराम अवस्था में रहने या फिर समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, और इसीलिए गति का जो प्रथम नियम होता है हम उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएं तो एग्जाम्पल हुए कि कोई बस है, ठीक, गतिशील बस का अचानक से रुक जाने पे उसमें जो सवार व्यक्ति हैं वो आगे की ओर झुक जाता है। ये जड़त्व नियम के कारण ही होता है। अगर हम लोग बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, बस का अचानक से रुक जाना, मतलब बस रुकी, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड हुआ कि बस चलने लगी, अचानक से बस स्टार्ट हुई और चलने लगी, उसमें जो सवार व्यक्ति हैं वो अचानक से पीछे की ओर झुक जाता है। पेड़ की शाखा से तीव्रता से हिलना और कुछ पत्तियों का उससे झड़ जाना, ये जड़त्व का नियम ही कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो भी जड़त्व और उसका द्रव्यमान आखिर क्या होता है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप जानेंगे इसके बारे में कि जो भी आपने देखा कि किसी वस्तु का जो भी जड़त्व, उसकी एक प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम अवस्था है, जो भी आपका विराम है या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यहाँ पे क्या है? विराम और आया गति, और विराम और गति की डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी, मैंने लास्ट के चैप्टर में आपको बताई थी। तो ये क्या करता है? अवस्था में परिवर्तन में उसका विरोध करता है, नोट। जबकि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसकी जो जड़त्व की मान क्या होती है, आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आप यहाँ पे इसको नोट भी कर सकते हैं। जब भी मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अगर हम बात करें गति के द्वितीय नियम के बारे में तो आप यहाँ पे भी बहुत कुछ जानेंगे द्वितीय नियम में।
इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संवेग के बारे में, आखिर ये होता क्या है। अगर इसके संवेग के बारे में बात करेंगे तो आप जानेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग बोलते हैं। अगर संवेग का जो भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो संवेग का एसआई मात्रक हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और इसका संवेग मात्र हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम इसको निकाल सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे नियम की, तो किसी वस्तु मतलब किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में क्या होता है, बल पे एक तरीके से समानुपातित होता है। और संवेग के परिवर्तन की दर अगर हम लगाएं तो कैसे इसको करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप निकालेंगे इसको, पी से हमने इसको प्रदर्शित किया, पी स्क्वायर पी माइनस इसका सॉरी, तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे कि इसका P1 हो गया, दैन आप इसको प्लस में करेंगे, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको F लगाएंगे। और देन क्या होगा, अगर हम इसको मतलब इसके अपोजिट लिखें तो इसको अपोजिट में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम वी माइनस प्लस एम यू हो गया, और आप जिसको प्लस कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, इसी तरीके से तब आप इसको निकालेंगे टोटल, तो इसका जो आंसर आएगा वो F इजिकल टू एम ए इसका आंसर निकल के आता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, कोई भी डाउट रहता है तो आप इसको, जैसे कि यहाँ पे के एम ए आंसर निकल के आया, तो इसी तरीके से जो हमने सॉल्व किया उसमें F एम ए आंसर निकल के आएगा। आप इसको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर हम गति के द्वितीय नियम के अनुसार बात करेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे जैसे कि एफ एम ए है, ठीक, जबकि एम क्या हुआ, एम इजिकल टू 1 kg, और जो ए इजिकल टू 1 एम बट्टे मीटर बट्टे सेकेंड आपका स्क्वायर हो गया। और एफ जो इजिकल टू है, मैं आपको करके बता देती हूँ, एफ इजिकल टू आपका कितना हो गया, 1 kg मीटर बट्टे स्क्वायर सेकेंड। और आपका इसमें जैसे कि आप देखेंगे इसमें कि 1 एंटोन निकलेगा इसका, तो ये कैसे निकल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि F इजिकल टू 1 kg हो गया, मीटर बटे स्क्वायर सेकेंड हो गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं, आप उन एग्जांपल्स को करके सीखिए। और कोई भी इतना सा भी डाउट रहता है ना, आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर करेंगे, मैं आपको से बताऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। आप गति के तृतीय नियम की हम लोग बात करें, ये भी बहुत अच्छा नियम है, बहुत ही इजीली से ये आपको समझ आने वाला है। आपको पता है कि किसी भी क्रिया के लिए जो ठीक मतलब उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली छोड़ने पे क्या हुआ, बंदूक के पीछे की ओर प्रतिक्षेप हुआ। अब बोला जाए जैसे कि आपका सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो नाविक, ठीक है, नाविक के आगे नाविक के जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, नाविक बोलते हैं उन्हें, और उनके जो आगे कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना, ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर संवेग संरक्षण की हम लोग बात करें, ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो आपको इसमें पता चलेगा कि जो भी आप देखेंगे इसमें कि किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पी इजिकल टू एम बी, ओके। दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने के पहले मतलब और उसको टकराने के बाद बराबर होता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यदि कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे तो इसका बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रतिक्रिया को जो प्रक्रिया होती है उसको ही संरक्षित रहता है वो, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ये भी आपका चैप्टर आज फिनिश हो चुका है, कोई भी वो नहीं है इसमें। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2 kg के एक पिस्टल में 20 kg द्रव्यमान, एक गोली आपका कितना है 150 ms। तो आप इसमें क्षैतिज वेग की से छोड़ी जाती है और पिस्टल के पीछे हटने के वेग को एक तरीके से परिकलन करें। तो गोली का द्रव्यमान क्या हुआ, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, पिस्टल का द्रव्यमान क्या हुआ और गोली का प्रारंभिक वेग क्या हुआ,
ठीक है। और आपका जो टोटल आंसर आएगा इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही रह गए हैं बस, जो मैं आपको एग्जांपल में बता चुकी हूँ। आप बाकी का खुद देखने और ट्राई कर रहे हैं कि आप पे हो पाता है नहीं हो पाता है। वैसे 100% हो ही जाना है। कोई भी दिक्कत आती तो मैं हूँ बताने के लिए। ओके सो इसमें समवेग सेक्शन के नियम के अनुसार हाँ, बाकी का सब कुछ इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बता देना ठीक है, जो भी कोई परेशानी हो आपको उस आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। सो आपका 9 चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 10 चैप्टर के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।